नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने लेकर आई हूँ भारत के विदेश संबंध। ये हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें हम आज समझेंगे कि गुट निरपेक्षता की नीति को किस प्रकार से भारत ने अपनाया। विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पिछली पुस्तक समकालीन विश्व राजनीति में हमने समझा था कि भारत दोनों गुटों संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ से पृथक रहकर अपनी विदेश नीति का उसने संचालन किया। उसी के साथ ही बच्चों, इस अध्याय में भी हम यह पढ़ेंगे कि भारत की विदेश नीति में किस प्रकार से उसने इस नीति को अपनाया। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अपने आप में कोई स्वतंत्र घटना नहीं है। पूरी दुनिया में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष चल रहे। तो विद्यार्थियों, उपनिवेशवाद का अर्थ क्या होता है? उपनिवेशवाद का अर्थ होता है विद्यार्थियों की एक भौगोलिक क्षेत्र के द्वारा, किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के द्वारा किसी दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में उपनिवेश स्थापित कर लेना, यानी कि उसकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शक्ति पर आधिपत्य कर लेना, या उसकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक शक्ति पर अपनी कॉलोनीज बना लेना, अपना शासन स्थापित कर लेना ही उपनिवेशवाद कहलाता। और विद्यार्थियों, साम्राज्यवाद का क्या अर्थ होता है? साम्राज्यवाद का अर्थ होता है कि कोई एक महत्वाकांक्षी राष्ट्र अपनी शक्ति और गौरव को बढ़ाने के लिए अन्य देशों के प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर ले। अर्थात यह हस्तक्षेप जो है उस महत्वाकांक्षी राष्ट्र के द्वारा राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक या अन्य किसी भी प्रकार का हो सकता है। वह उसकी सीमाओं पर अतिक्रमण कर सकता है, उसके क्षेत्रों पर अतिक्रमण कर सकता है, उसको अपने साम्राज्य में स्थापित करने का प्रयास कर सकता है। इसका उदाहरण हम चीन की नीति को देख करके हम लगा सकते हैं, चीन की रुख को देख करके हम लगा सकते हैं। जिस प्रकार से गलकान पहाड़ी पर उसने अपना आधिपत्य जमाया, तिब्बत पर अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास करता रहता है। तो इसकी जो नीति है, चीन की साम्राज्यवादी नीति, हम समझ सकते हैं। और वह अपनी इस साम्राज्यवादी नीति के आधार पर अपने अन्य देशों पर अपनी प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का हर संभव प्रयास करता रहता है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भी इसी विश्वव्यापी संघर्ष का हिस्सा था, और इस आंदोलन का असर एशिया और अफ्रीका के कई मुक्ति आंदोलनों पर भी हुआ। आजादी मिलने से पहले भी भारत के राष्ट्रवादी नेता दुनिया के अन्य उपनिवेशों में मुक्ति संग्राम चला रहे नेताओं के संपर्क में थे। ये सभी नेता आखिर उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक साझी लड़ाई लड़ रहे थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी (INA) का गठन किया। इससे साफ जाहिर होता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के संबंध विदेशों में रह रहे भारतीयों से बन चुके थे। इसी प्रकार किसी राष्ट्र की विदेश नीति से उसके अंदरूनी और बाहरी सरोकारों की झलक देखने को मिलती है। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन जिन उदात्त विचारों से प्रेरित था, उनका असर भारत की विदेश नीति पर भी पड़ा। बहरहाल, भारत को जिस वक्त आजादी हासिल हुई उस समय शीत युद्ध का दौर भी चालू था, और समकालीन विश्व की राजनीति में भी हमने इसे पहले अध्याय में भी हम पढ़ चुके हैं। और शीत युद्ध के दौर में दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी, यानी दो गुटों में बटी हुई थी। एक खेमा था संयुक्त राज्य अमेरिका का, दूसरा खेमा था सोवियत संघ का। दोनों खेमों के बीच में विश्व स्तर पर आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य टकराव जारी था, बरकरार था। इसी दौर में संयुक्त राष्ट्र संघ भी अस्तित्व में आया और परमाणु हथियारों का निर्माण उसने शुरू किया, और चीन में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना हुई, और औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया भी इसी दौर से आरंभ हो चुकी थी, और भारत के नेताओं को अपने राष्ट्रीय हित इसी संदर्भ के दायरे में भी साधने थे। तो इसी प्रकार से इस कार्टून को भी आप देख सकते हैं कि उसने अपने जो इसमें व्यंग बता रखा है कि चौथे अध्याय में एक बार फिर से जवाहरलाल नेहरू क्या वे एक कोई सुपरमैन थे, या उनकी भूमिका महिमा मंडित कर दी गई। मतलब किस प्रकार से उसने अपनी जवाहरलाल नेहरू जी ने राष्ट्रीय समस्याओं से निजात पाने का बरसकर प्रयास किया, उसी प्रकार से अपने वैदेशिक संबंधों में भी उसने गुट निरपेक्ष नीति को अपनाकर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को अपनाकर विभिन्न राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयास किया।
और इसी के साथ ही आगे हम बढ़ते हैं। इसमें हम देखते हैं कि नेहरू की क्या भूमिका रही। भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने राष्ट्रीय एजेंडा तैयार करने में निर्णायक भूमिका निभाई। वे प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री भी थे और प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के रूप में 1946 से 64 तक उन्होंने भारत की विदेश नीति की रचना और क्रियान्वयन पर गहरा प्रभाव डाला। नेहरू की विदेश नीति के 3 बड़े उद्देश्य थे। सबसे पहला था कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना। संप्रभुता जिसमें कि हम आंतरिक और बाह्य रूप से बिल्कुल स्वतंत्र थे। किसी भी शक्ति, किसी बाहरी शक्ति, किसी भी आंतरिक शक्ति का हमारी वैदेशिक नीति, घरेलू नीति पर आधिपत्य नहीं था, नियंत्रण नहीं था। इसी प्रकार से क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, हमारे क्षेत्र विशेष की अखंडता को बनाए रखना, उसको एकताबद्ध करके रखना, तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। तीसरा उनका उद्देश्य था कि जितना तेज रफ्तार हमारी आर्थिक विकास की होगी उतना ही हम गरीबी के मकड़ जाल से निजात पा सकते हैं। तो नेहरू ने इन उद्देश्यों को गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाकर हासिल करने का भी प्रयास किया और उन दिनों देश में कुछ पार्टियां और समूह ऐसे भी थे जिनका मानना था कि भारत को अमेरिकी खेमे के साथ ज्यादा नजदीकी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि इस खेमे की प्रतिष्ठा लोकतंत्र के हिमायती के रूप में थी। मतलब कुछ लोग चाहते थे, कुछ लोग या कुछ पार्टियां चाहती थी कि हमें संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ नजदीकी बढ़ानी चाहिए, जिससे हमारा लोकतंत्र जो है अधिक मजबूत बन सके। इस धारा पर सोचने वालों में थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शामिल थे और साम्यवाद की कुछ विरोधी पार्टियां भी इसमें यही चाहती थी और भारत अपनी विदेश नीति अमेरिका के पक्ष में बनाए। और ऐसे दलों में भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी भी प्रमुख थे। तो इसमें अंबेडकर का नाम आता है और साम्यवादी पार्टी का नाम आता है और इसके बाद भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी के प्रमुख जो है वो ये चाहते थे कि संयुक्त राज्य अमेरिका से हम नजदीकियां बढ़ाएं, जिससे कि हम लोकतंत्र को स्थापित कर सकें। लेकिन विदेश नीति को तैयार करने के मामले में नेहरू की खासी बढ़त हासिल थी। मतलब वो काफी अच्छे अनुभवी ज्ञाता थे। उसके आधार पर उन्होंने अपनी वैदेशिक नीति को गुट निरपेक्षता की नीति के आधार पर, गुटों से पृथक रहने की नीति के आधार पर उन्होंने अपनी विदेश नीति का निर्माण किया और ये बहुत ही वैश्विक स्तर पर उन्होंने अपनी इस प्रतिभा का प्रदर्शन भी किया। और उसके बाद आता है 2 खेमों से दूरी। जैसा कि हम जानते हैं, पहला खेमा है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है सोवियत संघ। उनसे किस प्रकार से हमने दूरी बनाए रखी। आजाद भारत की विदेश नीति में शांतिपूर्ण विश्व का सपना था और इसके लिए भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति का पालन किया। भारत ने इसके लिए शीत युद्ध से उपजे तनाव को कम करने की कोशिश की और संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति अभियानों में अपनी सेना भेजी। आप पूछ सकते हैं कि शीत युद्ध के दौरान भारत किसी खेमे में शामिल क्यों नहीं हुआ। वास्तव में यह प्रश्न एक विचारणीय प्रश्न है कि शीत युद्ध के समय भारत किसी भी गुट में शामिल क्यों नहीं हुआ। सबसे बड़ा इसका उत्तर यही है कि वह अगर किसी एक गुट में हो जाता तो निश्चित रूप से वह गुट में बट करके वह अन्य देशों के साथ जिस प्रकार से सौहार्दपूर्ण, भ्रातृत्वपूर्ण और सहनशीलतापूर्ण और अपनी विदेश नीति का निर्माण कर रहा था, अन्य देशों से अपनी आर्थिक सहायता प्राप्त कर रहा था, आर्थिक समझौते कर रहा था, वह सब जो है नहीं कर पाता और सुरक्षा के साधन भी वह नहीं जुटा पाता। भारत अमेरिका और सोवियत संघ की अगुवाई वाले सैन्य गठबंधनों से अपने आप को इसने दूर रखा। समकालीन विश्व राजनीति में हम ये पढ़ चुके हैं कि शीत युद्ध के समय अमेरिका ने उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो और सोवियत संघ ने इसके जवाब में वार्सा पैक्ट का निर्माण किया था और भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति का आदर्श माना। ना तो वह नाटो में शामिल हुआ और ना ही वह वार्सा पैक्ट में शामिल हुआ। भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को आदर्श माना और संतुलन साधने की एक कठिन कोशिश थी और कभी कभी संतुलन बहुत कुछ नहीं भी साध पाता था। और 1956 में जब ब्रिटेन ने स्वेज नहर के मामले को लेकर मिस्र पर आक्रमण किया तो भारत ने इसे नव औपनिवेशिक हमले के विरुद्ध विश्वव्यापी विरोध की भी अगुवाई की। कहने का मतलब है कि औपनिवेशीकरण की इन प्रक्रियाओं का भारत ने निरंतर विरोध किया। इसी प्रकार से ब्रिटेन ने जिस प्रकार से स्वेज नहर के मामले में मिस्र पर आक्रमण किया 1956 में, इसका भी विरोध किया। इसी साल सोवियत संघ ने हंगरी पर आक्रमण किया, लेकिन भारत ने सोवियत संघ के इस कदम की भी सार्वजनिक निंदा की।
निंदा नहीं की। और ऐसी स्थिति के बावजूद कमोबेश भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर स्वतंत्र रवैया अपनाया। कहने का मतलब है इसी साल ही जब सोवियत संघ ने हंगरी पर आक्रमण किया था, लेकिन भारत ने सोवियत संघ के इस कदम को सार्वजनिक निंदा नहीं की। और इसी स्थिति के बावजूद ही भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर स्वतंत्र रवैया अपनाया कि भाई ब्रिटेन पर उसने अपना रुख प्रकट किया, इसी प्रकार सोवियत संघ पर भी अपना रुख प्रकट किया। और उसे दोनों खेमों के देशों ने सहायता और अनुदान दिए। इसी आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी उसे सहायता दी और सोवियत संघ ने भी उसे सहायता दी। भारत अभी बाकी विकासशील देशों और गुटनिरपेक्षता की नीति के बारे में आश्वस्त करने में लगा था कि पाकिस्तान अमेरिकी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन में भी शामिल हो गया। और इसी वजह से 1950 के दशक में भारत अमेरिकी संबंधों में भी खटास पैदा हो चुकी थी और अमेरिका सोवियत संघ से भारत की बढ़ती हुई दोस्ती को लेकर भी नाराज था। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि भारत ने नियोजित विकास की रणनीति अपनाई और इस नीति पर जोर आयात को कम करने पर था और इससे संसाधन आधार तैयार करने पर जोर दिया गया था। और ये नियोजित विकास की नीति की जो प्रेरणा हमने ली वो भी सोवियत संघ के ही द्वारा हमने ली थी और इसके परिणाम स्वरूप निर्यात के मामले में भी प्रगति बड़ी सीमित थी। विकास की इस रणनीति के कारण बाहरी दुनिया से भारत का आर्थिक लेन देन बड़ा सीमित हो चुका था। इसी प्रकार हम नेहरू जी के इस वक्तव्य को देख सकते हैं कि आमतौर पर हमारी नीति ताकत की राजनीति से अपने को अलग रखने और महाशक्तियों के एक खेमे के विरुद्ध दूसरे खेमे में शामिल नहीं होने की है। आज दो अग्रणी खेमे हैं, रूस और अमेरिका ब्रिटेन के हैं। हमें दोनों के साथ दोस्ताना संबंध रखने हैं, साथ ही उनके खेमे में शामिल भी नहीं होना है। मतलब दोनों के साथ हमें बराबर बने भी रहना है मित्रता पूर्वक, और दोनों में से किसी एक पर अपना दृष्टिकोण नहीं रखना है, दोनों को साथ लेकर के चलना है। रूस और अमेरिका एक दूसरे को लेकर बहुत शंकित हैं और अन्य देशों पर भी शक करते हैं। इस कारण हमारा रास्ता कठिन है और दोनों हम पर शक कर सकते हैं कि हम उनके विरोधी खेमे की तरफ झुक रहे हैं, इससे बचा नहीं जा सकता। कहने का मतलब है नेहरू जी ने केपीएस मिलन को एक पत्र में जनवरी 1947 में ये लिखा था कि हमें सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका से दूर भी रहना है और उनके किसी भी मामले में हमें आना नहीं है और दोनों खेमों से दूर रहते हुए हमें उनके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार भी करना है। लेकिन दोनों ही देश जो है वो हमारे पास शक की नजर से भी देख सकते हैं और विरोधी खेमे की तरफ हम ना झुक जाएं, या सोवियत संघ यह सोचता है कि कहीं संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ ना झुक जाए, संयुक्त राज्य अमेरिका यह सोचता कि सोवियत संघ की खेमे में ना झुक जाए। इस प्रकार की शंका उनकी बराबर बनी रहती है और बराबर बनी रहना भी वाजिब है। लेकिन हम जो भारत है वो किसी भी प्रकार से दोनों खेमों के संपर्क में होते हुए भी हम सिर्फ मैत्रीपूर्ण संबंधों का ही निर्वाह करेंगे। इसी के साथ ही बच्चों एफ्रो एशियाई एकता की हम बात करते हैं कि भारत के आकार, अवस्थिति और शक्ति संभावना को भांपकर नेहरू ने विश्व के मामलों खासकर एशियाई मामलों में भारत के लिए एक बड़ी भूमिका निभाने का स्वप्न देखा। नेहरू के दौर में भारत ने एशिया और अफ्रीका के 9 स्वतंत्र देशों के साथ संपर्क बनाए। 1940 और 50 के दशकों में नेहरू बड़े मुखर स्वर में एशियाई एकता की पैरोकारी करते रहे और नेहरू की अगुवाई में भारत ने 1947 के मार्च में ही एशियाई संबंध सम्मेलन एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। जबकि अभी भारत को आजादी मिलने में 5 महीने शेष थे, भारत ने इंडोनेशिया की आजादी के लिए भरपूर प्रयास किए। भारत चाहता था कि इंडोनेशिया डच औपनिवेशिक शासन से यथासंभव शीघ्र मुक्त हो जाए। इसके लिए भारत ने 1949 में इंडोनेशिया की स्वतंत्रता संग्राम के समर्थन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी किया। भारत औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया का प्रबल समर्थक था कि वह उपनिवेशवाद या औपनिवेशीकरण शक्ति का बिल्कुल इस प्रकार समर्थक था कि वह उपनिवेशवाद को बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था और उसने पूरी दृढ़ता से नस्लवाद को और खासकर दक्षिण अफ्रीका में जारी रंगभेद का भी विरोध किया। इंडोनेशिया के एक शहर बांडुंग में एफ्रो एशियाई
सम्मेलन 1955 में हुआ और आमतौर पर हमें इसे बांडुंग सम्मेलन के नाम से भी हम जानते हैं इसे। और अफ्रीका और एशिया के नव स्वतंत्र देशों के साथ भारत के बढ़ते संपर्क का यह चरम बिंदु था और बांडुंग सम्मेलन से में ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी। तो यह आपके लिए ध्यान देने योग्य बात है कि गुटनिरपेक्षता की नींव कहाँ पड़ी, बांडुंग सम्मेलन में पड़ी थी। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 के समय सितंबर में बेलग्रेड में हुआ था और गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में नेहरू की जो भूमिका है वो काफी बढ़ चुकी थी। और इसको हम समकालीन विश्व राजनीति के अध्याय 1 में देख सकते हैं। आप ये देखिए चित्र में क्या व्यंग किया गया है। हम लोग आज की बनस्पत जब ज्यादा गरीब, कमजोर और नए थे तो शायद दुनिया में हमारी पहचान कहीं ज्यादा थी और हमारी पहचान कहीं ज्यादा थी। और है ना विचित्र बात, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोग आज की बनस्पत जब ज्यादा गरीब और कमजोर और नए थे तो शायद दुनिया में हमारी पहचान कहीं ज्यादा थी, बल्कि आज हमारी पहचान उतनी नहीं है। इसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार से हम जब गरीब थे, उपनिवेश थे, कमजोर थे, तब हम ज्यादा हमें पहचाना जाता था, लेकिन आज उतनी हमारी पहचान नहीं है। तो कहने का तात्पर्य विद्यार्थियों यह है कि नेहरू ने गुटनिरपेक्ष नीति के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के माध्यम से वैदेशिक संबंधों में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने अदा करी। और इसी के साथ ही बांडुंग सम्मेलन की भी हम बात करें तो एफ्रो एशियाई सम्मेलन 1955 में हुआ और बांडुंग सम्मेलन भी 1955 में, जिसके आधार पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी थी। और इसी पूरे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के से जो विस्तृत जानकारी है हम समकालीन विश्व राजनीति में भी पूरी तरह से हम इसको पढ़ चुके हैं। और इसमें हमने देखा कि 5 राष्ट्रों ने किस प्रकार से मिलकर के गुटनिरपेक्ष नीति, गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अस्तित्व में लेकर आए और उसके आधार पर दोनों खेमों से, दोनों गुटों से, नाटो और वार्सा पैक्ट से अलग होकर के अपनी एक पृथक नीति, अपनी एक स्वतंत्र नीति और एक संप्रभु नीति को अपनाने का प्रयास किया। तो विद्यार्थियों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे आपके पास चीन के साथ शांति और संघर्ष किस प्रकार के रहे। पहले भी हमारे साथ चीन के साथ संघर्ष बने हुए थे, शांति भी बनी हुई थी और आज भी हमारे संघर्ष जो है आज भी चीन के साथ बने हुए हैं। तो इसके साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार एंड धन्यवाद।